चलो बच्चों, देखते हैं अपन ओवरव्यू ऑफ द सेल। देखो, ये एक सेल है आपके सामने। व्हाइट कलर में जो आप देख पा रहे हो, दिस वन, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये लिविंग लेयर होती है। दरअसल बच्चों, जिस तरीके से बिना दीवाल के कमरा हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता। बिल्कुल उसी तरह समझ लो कि बिना बाउंड्री के कोई भी सेल हो ही नहीं सकती। तो संसार की जितनी भी सेल है, हर एक सेल की बाउंड्री होगी, और जो बाहरी बाउंड्री है पतली होगी, सेलेक्टिव परमिएबल होगी। क्या अंदर आ रहा है, क्या बाहर जा रहा है, इस बात का वो ध्यान रखेंगे, और उसी को हम लोग नाम देंगे क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों यूनिवर्सल लेयर है। वाई दिस इज यूनिवर्सल लेयर? क्योंकि ये हर सेल में पाई जाती है। हम कहते हैं ना, सनराइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। भाई साहब, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी यूनिवर्सल लेयर है, हर सेल में पाई जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के कंटेंट को देखा जाए, ये जो पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का कंटेंट तुम देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड नेचर की मैट्रिक्स होती है, जो कि पूरे सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। अब जो भी केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर होने हैं, वो इसी साइटोप्लाज्म में होंगे। ग्लूकोज को टूट करके एनर्जी देना है, ये काम माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं सेल के अंदर, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, वो कहाँ पर होंगे? सारे के सारे केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होंगे। तो साइटोप्लाज्म जो है, it is the main arena of all the activities that go on within the cell। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही है, उसका जो मेन अरेना है, जो मेन जगह है, वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। पेज नंबर 88 में आपको ये बातें मिल जाएंगी। अगर आपने पुरानी एनसीईआरटी रखी है तो पेज नंबर 126 के दूसरी पैराग्राफ में आपको ये चीजें मिलेगी। तो सेल की आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रही है भाई साहब, और उसके अंदर में क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब जो भी एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर, उसको कंट्रोल कौन करेगा, है ना? उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज न्यूक्लियस। जरूरी नहीं है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो, प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन ही नहीं होगी। तो फिलहाल हम लोग बस इतना समझ लेते हैं कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, या यूं कह दो एक स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में पड़ी रहती है, सारे के सारे एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करती है। इसलिए अपन इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। अब देखो, ये ग्रीन ग्रीन देख पा रहे हो, ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर, ये क्या है? एक मोटी सी लेयर है, एक हार्ड लेयर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बच्चों चारों तरफ है। दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। क्या अपन इसको कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ये हार्ड है ना, नॉन लिविंग लेयर है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंदर से मटेरियल्स आते हैं और यहाँ पर आकर के जमा हो जाते हैं। इसलिए ये क्या है? लिविंग या नॉन लिविंग? ये नॉन लिविंग लेयर होता है, जिसको कि हम लोगों ने क्या नाम दिया? सेल वॉल। क्या सेल वॉल हर जगह पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, सेल वॉल हर जगह नहीं पाए जाते हैं। सेल वॉल यूनिवर्सल लेयर नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, शेप ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, सेल के शेप देखो। पहली और इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी सेल्स हैं बच्चों, ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल है, लेकिन क्या सारे के बॉडी की सेल की शेप एक है, या सारे प्रकार के सेल की शेप एक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सेल अलग अलग शेप में पाया जाता है। भाई साहब, क्यों अलग अलग शेप में सेल पाए जाते हैं? क्योंकि सबका काम अलग अलग होता है, सबकी फंक्शन अलग अलग होती है। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, सेल डिफर इन शेप ड्यू टू डिफरेंट फंक्शंस दे परफॉर्म। सेल के शेप अलग अलग होते हैं क्योंकि उनका काम अलग अलग होता है। ओके, आपके सिलेबस में, आपके एनसीईआरटी में कुछ दिया गया है, मतलब सेल के बारे में, उनके शेप्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स राउंड और बाइकॉनकेव होती है।
व्हाइट ब्लड सेल WBC अमीबाइड होती है, इनकी शेप बदलती रहती है, दैट्स वाई हमने अमीबाइड वर्ड यूज किया। कॉलुमनर एपिथेलियम, ये एपिथेलियल टिश्यू है, कॉलम लाइक सेल होते हैं, लंबे लंबे और नैरो होते हैं। ये देखो न्यूरॉन है, नर्व सेल, ये ब्रांच्ड होती है और लंबी होती है, ओके, लॉन्गेस्ट सेल बोल सकते हैं बॉडी की। यहाँ पे देखो ये ट्रैकिड्स है। अब सवाल है ट्रैकिड क्या होता है? आपने सुना होगा जाइलम, है ना, एक टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो वाटर और मिनरल जिसने एब्जॉर्ब किया है रूट ने, उस अब्जॉर्ब्ड वाटर और मिनरल को लेके ऊपर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है। तो ये हो गई आपकी जाइलम। और जाइलम के एक कंपोनेंट होते हैं ट्रैकिड्स। जाइलम के दरअसल बच्चों 4 कंपोनेंट हैं, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। तो उसी में से एक कंपोनेंट है ये ट्रैकिड्स, ओके। नेक्स्ट है देखो मेसोफिल। मेसोफिल की जो सेल्स होती हैं वो राउंड होती हैं और ओवल होती है। राउंड होगी, गोलाकार या अंडाकार, ये देखो राउंड या ओवल, ओवल और राउंड, इस तरीके से ये सेल पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि मेसोफिल होता क्या है, तो देखो पत्तियों की जो सेल्स होती है, प्लांट की लीफ की जो सेल होती है, जिस लीफ के सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज नोन एज मेसोफिल। फोटोसिंथेसाइजिंग सेल ऑफ लीफ इज कॉल्ड मेसोफिल। और आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि वो नेचर में पेरेन्काइमा टिश्यू होती है। जिस तरह हमारे बॉडी में कई सारे टिश्यूज है ना, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, बिल्कुल बच्चों उसी तरीके से प्लांट के बॉडी में भी टिश्यू है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, है ना। तो ये सब अपन पढ़ेंगे। तो ये जो मेसोफिल है ये किस नेचर की होती है? मेसोफिल होती है पेरेन्काइमा नेचर की। अब सेल की साइज की बात कर ले थोड़ी सी। साइज ऑफ द सेल, देखो सारे सेल का साइज भी अलग अलग होता है। सबसे छोटी जो सेल है, जो कि लिविंग हम लोग अगर मानते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो वो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा इज अ बैक्टीरिया, बेटर टू से इट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है 0.3 माइक्रोमीटर होती है लेंथ में, लंबाई में ये 0.3 माइक्रोमीटर होती है, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी माइकोप्लाज्मा में एक और बैक्टीरिया है PPLO, बोले तो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी डायमीटर हो जाती है 0.1 माइक्रोमीटर। क्या हो जाती है? 0.1 माइक्रोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, योर आंसर विल बी माइकोप्लाज्मा। अगर ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा भी है, PPLO भी है, PPLO को टिक करेंगे। PPLO नहीं है, माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा को टिक करेंगे। बैक्टीरिया हो सकती थी 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक। हमारी RBC 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में होती है। जनरली टिपिकली जो बैक्टीरिया है 1 से 2 माइक्रोमीटर है। यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर, ओके। ये एक्चुअली पेज नंबर 90 पे और पेज नंबर 128, पुरानी बुक है तो 128 पे ये डाटा दे रखा है, उसको हमने यहाँ पे कलेक्ट किया, जो आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें स्टडी करना होता है माइकोप्लाज्मा के बारे में। देखो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी बैक्टीरिया है। दरअसल हमने पिछले बैचेस में ये टॉपिक पढ़ाए हैं, उसकी वीडियोस डिलीटेड है, तो हमने उसी नोट्स पे आपको पढ़ा दिया कि समय थोड़ा सा कम लगे और सारे लेक्चर्स जो छूटे हुए हैं बन जाए, तो इसीलिए मेरे राइटिंग में ये लिखा हुआ है। आपको समझने पे ध्यान देना है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी बैक्टीरिया। पहला स्टेटमेंट बच्चों 2-3 जगहों पर NCERT में इसका जिक्र है। तो सबसे छोटी बैक्टीरिया, सबसे छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म। संसार की जितनी बैक्टीरिया है ना, सारी बैक्टीरिया में सेल वॉल है। देखो लेकिन माइकोप्लाज्मा में कहीं भी तुम्हें सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल नहीं दिखेगा। ये लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है जो तुम देख पा रहे हो, ये मेम्ब्रेन है, इसके बाहर कोई हार्ड लेयर, कोई सेल वॉल नहीं है। संसार की सारी बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में बच्चों सेल वॉल नहीं होता। आपसे नीट वाले खूब सारा क्वेश्चन एकदम पूछते हैं कि भाई बताइए ऐसी कौन सी बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा है, एकमात्र ऐसी बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। क्लियर है?
दूसरी बात, एक वर्ड है नया, पैथोजेन। पैथोजेन कहते हैं ऐसे जीव को जिससे बीमारी होती है, डिजीज काउज करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेन कहते हैं। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, ये प्लांट को भी बीमार कर देता है इन्फेक्शन से, एनिमल को भी। इट मीन्स इट इज पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। हम लोग अगर अपनी बात करें तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमारे में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है। बच्चों, अगर हम लोग अपनी आरबीसी को छोड़ दे, रेड ब्लड सेल्स को, और कभी कभी व्हाइट मसल्स फाइबर में भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, लेकिन जनरली हमारे बॉडी की हर सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज जो है वो टूटता है और एनर्जी लिबरेट करता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में भी ऐसा होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन ना मिले तो माइकोप्लाज्मा मरती नहीं है, माइकोप्लाज्मा सरवाइव करती है, जिंदा रहती है बिना ऑक्सीजन के भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिन। दरअसल बच्चों, कहानी ध्यान से सुनेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का एक बंदा है, ओके, वो कुछ काम कर रहा होता है अपने लैब में। अचानक उसकी नजर पड़ती है कि जहां पे स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया होने चाहिए, एक बैक्टीरिया है स्टेफेलोकोकस, तो उस जगह पर कुछ रीजन्स है जहां पे वो बैक्टीरिया नहीं है। तो जागरूकता बस उसने पता करने की कोशिश की कि भाई ऐसा है क्या कि वहां बैक्टीरिया है नहीं। तो पता चला कि बगल में एक फंजाई था, पेनिसिलम नोटेटम, उसके बॉडी से कुछ केमिकल सेक्रीट हो रहे थे जो उस बैक्टीरिया को मार दे रहा था। तो उसने फिर प्यूरिफाई किया, अच्छे से निकाला उस कंपोनेंट को, उस केमिकल को। तो बोला कि भाई ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये केमिकल की मदद से तो हम लोग बैक्टीरिया को मार सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज का हमें इलाज मिल गया। और उसी केमिकल को कहते हैं एंटीबायोटिक। तो पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई, गलती से हुई थी बेटा, चांस डिस्कवरी है, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पहली एंटीबायोटिक। वो एंटीबायोटिक इस माइकोप्लाज्मा पे काम नहीं करती है। एंटीबायोटिक वायरस पे काम नहीं करता है बच्चा, सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करता है। और माइकोप्लाज्मा तो बैक्टीरिया है ना, उस पे तो काम करना चाहिए, ये काम नहीं करती है, क्योंकि दुनिया के हर एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया को मारने का अंदाज अलग अलग होता है। ये जो पेनिसिलिन है, ये बैक्टीरिया के सेल वाल को तोड़ देते हैं, लाइसिस कर देते हैं, बैक्टीरिया मर जाती है। बट द माइकोप्लाज्मा नो हाउ टू सर्वाइव विदाउट द सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा को पता है बिना सेल वॉल के अपन को जीना कैसे है, तो माइकोप्लाज्मा मरती नहीं है। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट है? जी बिल्कुल, बिल्कुल रेसिस्टेंट है पेनिसिलिन के लिए। ओके, और आपकी जो ये एंटीबायोटिक है, ये जनरली फंजाई या फिर कुछ बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया के ग्रोथ को मारते हैं, रोकते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। नेक्स्ट है, देखो बच्चों, 1969 की एक खूबसूरत कहानी। आर.एच. वाइटेकर नाम का एक बंदा आता है, उन्होंने कहा कि देखो यार, दुनिया में जितने सारे ऑर्गेनिज्म है ना, सबको हमने 5 किंगडम में बांटा। वो किंगडम है मोनेरा, सारे बैक्टीरिया को इसमें रखा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, इसको बोला गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो एक तो बेहतरीन क्वेश्चन है कि भाई साहब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो आर.एच. वाइटेकर ने 1969 में दिया। अब जितने भी ग्रुप्स हैं, इनके सारे ग्रुप में सब लिविंग है ना, सबके बॉडी में सेल है ना, सबके बॉडी से सेल को अपन निकाल लेते हैं, सबके बॉडी में से सेल को निकाल लेते हैं और निकाल करके अपन माइक्रोस्कोप पे देखें। तो देखो हमें कहानियां कैसी कैसी मिली। सबके बॉडी से हमने सेल को निकाला है और निकालने के बाद हमने उसको क्या किया? माइक्रोस्कोप पे देखा। कुछ सेल जो हमें मिले हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए, ये रहा सेल की न्यूक्लियस। देखो तो क्या इस तरीके से चारों तरफ न्यूक्लियस के कोई मेम्ब्रेन इसमें है? नहीं है। ऐसी कोई मेम्ब्रेन, कोई झिल्ली इसमें नहीं है, ऐसा कोई कवरिंग नहीं है जो इसके न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर कर रहा है। मतलब कुछ सेल्स ऐसी हैं जिसका न्यूक्लियस कैसा है? मेम्ब्रेन लेस है, मतलब मेम्ब्रेन के बिना है। ऐसे न्यूक्लियस को प्रिमिटिव न्यूक्लियस, पिछड़ा न्यूक्लियस बोला गया या न्यूक्लियाइड बोला गया। इसे फॉल्स न्यूक्लियस भी अपन कहते हैं। यानी कुछ सेल ऐसी है जिसका जो न्यूक्लियस है वो फॉल्स न्यूक्लियस है,
या प्रिमिटिव न्यूक्लियस है या मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस है। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन है ही नहीं, और ऐसे सेल को नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक से कैरियोन, और कैरियोन बोले तो न्यूक्लियस। मतलब ऐसा सेल जिसकी न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, जिसकी न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन है ही नहीं, ऐसे सेल को बोला गया प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ जो न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूटी में है, लगातार है। यानी कि एक गुड़ ले लो, उसको पानी में डाल दो, ठीक है, पूरा पानी साइटोप्लाज्म, गुड़ हो गया न्यूक्लियस, बाहर में कोई कवरिंग उसके है नहीं। इन द सिमिलर फैशन दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेटा प्रोकैरियोटिक सेल जो है देखने को मिले मोनेरा में। यानी जितनी बैक्टीरिया है सब में कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। इसलिए बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। उनकी जो न्यूक्लियस है उसमें मेम्ब्रेन है ही नहीं। फिर कुछ सेल्स ऐसी भी मिली, ये देखो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ देखो यहाँ पे कवरिंग दिख रही है, ये देखो मेम्ब्रेन है। ये देखो मैं रेड से अब इसको कर दे रहा हूं, देख रहे हो ये कवरिंग है। तो इसको बोला गया मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, कवर्ड है। ये ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं अपन या एडवांस न्यूक्लियस बोलते हैं? क्लियर है? इट इज ट्रू न्यूक्लियस और एडवांस न्यूक्लियस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और है इसमें कि भाई साहब ये जो ट्रू न्यूक्लियस या एडवांस न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, क्या यही एकमात्र अंतर है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में? ना 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 ना, अंतर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य अंतर यही है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन है यूकैरियोटिक सेल, नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल। यहां भी आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में यू का मतलब ट्रू, कैरियोट मतलब कैरियोन, और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अगर डिफरेंस की बात करें अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, तो डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है हमारा? मुख्य अंतर क्या है? मेन डिफरेंस क्या है बताओ? प्रेजेंस, यहाँ पे तो एब्सेंस हो जाएगा ना, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इधर को यूकैरियोटिक सेल में क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो मेम्ब्रेन वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो होती ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर हम किसी सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, किसी स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजोम, सेंट्रोजोम, राइबोजोम, तो इसमें जो भी मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर हैं वो भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेंगे। नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जम के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम तो चलो मेम्ब्रेन लेस है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में है, बिना मेम्ब्रेन वाले प्रोकैरियोटिक सेल में है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था। ओके।